तू मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को मैं भूल जाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, यूपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है जो माँ गायत्री साइंस क्लासेस द्वारा संचालित होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपका क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में आव्यूह यानी मैट्रिसेस शुरू करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आव्यूह का आविष्कार कैसे हुआ, आव्यूह का उपयोग हमारे बीच कैसे होता है और आव्यूह का क्या क्या उपयोग के साथ साथ इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ पे आव्यूह को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं, तो आपको उदाहरण देकर हम समझाएंगे कि आप कहाँ कहाँ आव्यूह देखे हैं। फिर उसी उदाहरण से हम आपको आव्यूह का परिभाषा और इसका जो टर्मिनोलॉजी है उसको बताएंगे। उसके बाद हम डिटेल्स में चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में जानें। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्लास को जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसको बढ़ा के नहीं देखिएगा, आप पूरी बात को अच्छे से समझिए। जितना अच्छे से आप सुनिएगा उतना ही ज़्यादा आपको चैप्टर यह जो है आसान लगेगा और उतना ज़्यादा आपको लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो आपका वहाँ पे हम 2-3 क्लास लिए थे और वहाँ पे प्रॉब्लम्स चलना शुरू हो गया था। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी ढेर सारे नए नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनके लिए फिर से हम शुरू करते हैं और आपको भी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अब कंटिन्यू क्लास इस पर चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही कोचिंग खुलेगा तो सूचना आपको मिलेगा और हम लोग आकर वहाँ पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो हम आव्यूह के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। तो आव्यूह का आविष्कार लगभग 1 शताब्दी पहले, यूँ बोले कि 1 शताब्दी से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 शताब्दी से कम, इससे पहले जो है आव्यूह का आविष्कार नियामक ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियों के जो परिवर्तन है, इसका जो स्थानांतरण है, इसके अध्ययन के क्रम में इसका आविष्कार हुआ था। और लगभग हम बात करें कि 1850 में लेजे सिल्वेस्टर साहब ने आव्यूह यानी मैट्रिक्स जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। इसके पश्चात 1858 में आर्थर कैली साहब ने आव्यूह के जो सिद्धांत है और उसका जो नियम है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया और उन्होंने इसका पूरा का पूरा विस्तार किया। विस्तार करने के बाद हम लोग इसका उपयोग करने लगे और इसके उपयोग से किसी भी चीज़ को स्टडी करना काफ़ी आसान हो गया। और इसी आसानी को देखकर मैथमेटिक्स के विभिन्न शाखाओं में इस आव्यूह का जो है उपयोग होने लगा। जैसे हम बात करें बीजगणित में बात करें, अलजेब्रा में बात करें तो रैखिक समीकरण निकाय को हल करना, जब भी चर राशि की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो वैसे समीकरण, रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग आव्यूह विधि से व्यक्त करते हैं। तो छोटे में व्यक्त हो जाता है और आव्यूह विधि से काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। और सांख्यिकी में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं स्टडी को आसान करने के लिए, और भी ढेर सारे जगह इसका उपयोग होने लगा। उसके बाद अब तो आव्यूह का जो उपयोग है वह साइंस और बिजनेस में भी होने लगा, है ना। साइंस और बिजनेस में भी आव्यूह का उपयोग होने लगा क्योंकि आसान होता है इससे किसी चीज़ का अच्छे से स्टडी करना, मैंने आपको पहले बताया ही। तो अगर हम देखें कि बिजनेस में क्या हुआ, तो जैसे आप जो मैट्रिक्स का जो संकेत है या इसका जो ऑपरेशन है इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किया जाता है, जिससे बजट बनाना या फिर लागत का आकलन करना या किसी प्रयोग का जो परिणाम है उसका विश्लेषण करने में किया जाता है। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में इसका उपयोग जो है आवर्धन में होता है, उसके बाद घूर्णन में होता है, उसके बाद इसका उपयोग जो है किसी समतल से परावर्तन में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और अब तो इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है आव्यूह, इतना ज़्यादा सब चीज़ को आसान कर दिया है कि गुड लेखनी में भी इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग बिजनेस में, मैथमेटिक्स में और साइंस में तो छोड़ दीजिए, इसका जो है उपयोग जेनेटिक्स यानी
आनुवांशिकी में होने लगा है, इसका उपयोग जो है इकोनॉमिक्स में होता है, और फिर इसका उपयोग जो है मॉडर्न साइकोलॉजी में होता है, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी हम लोग जो है आबिऊ का उपयोग करके उसको काफ़ी आसान बना लेते हैं। तो आपने यहाँ से देखा कि इतने सारे चीज़ों में आबिऊ का उपयोग हो रहा है, यानी यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ना काफ़ी क्या है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है कि इसका उपयोग ढेर सारे चीज़ों में हो रहा है, तो हम लोग को इसे पढ़ना चाहिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका उपयोगिता की जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम लोग को स्टडी इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया कि आविष्कार कैसे हुआ, क्यों जो है इसका उपयोग क्या क्या है, और हम लोग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, अब हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे कि आपने आबिऊ कहाँ कहाँ देखा है। तो आइए कुछ टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, जैसे यह वाला जो है, यह वाला लाइन ऐसे, प्यारे बच्चों क्या है, ये लाइन क्या है, पड़ा हुआ है। जैसे कोई आदमी खटिया पर लेटा हुआ है तो नहीं, पड़ा हुआ है ऐसा कुछ। अगर कोई आदमी खड़ा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर तो खड़ा है, तो उसी प्रकार से यह लाइन ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा परिरेखा। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा परिरेखा। और इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में इसका नाम ऐसे बोलेंगे पंक्ति। क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। और पंक्ति का जो इंग्लिश होता है वह होता है रो। क्या होता है, रो, ROW, रो। बात समझ में आ गया। तो ऐसे जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो बोलेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद ऐसे जो रेखा खड़ी है, तो नाम है रेखा लेकिन खड़ी है, तो इसका नाम हो जाएगा खड़ी रेखा। क्या नाम हो जाएगा, खड़ी रेखा। खड़ी रेखा। और खड़ी रेखा को हम लोग शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। और स्तंभ का इंग्लिश प्यारे बच्चों कॉलम होता है। क्या होता है, कॉलम। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया। तो जहां भी ऐसे लाइन आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति, या फिर इंग्लिश में रो। तो आप इंग्लिश में याद रखिए रो, और यह जो खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। हिंदी में इसको स्तंभ। बात समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए, जैसे आप लोग महाभारत देखे हैं या फिर सुने हैं, तो आपको जानकारी होगा कि चक्रव्यूह जो है वह क्या था, सेना का एक संरचना था, व्यू था, और वह जो सजावट जो सेना की थी वह चक्र जैसा था, गोल गोल था, इसीलिए उसका नाम हो गया चक्रव्यूह। चक्र का मतलब क्या, उसका जो सेना की जो आकृति थी वह चक्र जैसा था। व्यू मतलब क्या होता है, संरचना। तो सेना की जो आकृति थी, जो सजावट था वह चक्र जैसा था, इसलिए नाम पड़ गया चक्रव्यूह। तो यहाँ से क्या है, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले आव्यूह। तो पहले उदाहरण से समझिए। जैसे हम लोग आपको क्लास में जो रिजल्ट सुनाते हैं, टेस्ट जो मंथली होता है, या फिर कहीं पर मार्कशीट होता है, आप देखे होइएगा, मार्कशीट बनता है आपका, जो आप बिहार बोर्ड का परीक्षा दिए होइएगा क्लास 10 का, तो वहाँ पे मार्कशीट रहता है किस विषय में कितना नंबर आया। या फिर अगर सिंपल एक एग्जांपल लें कि जैसे क्लासरूम में टेस्ट निकालते हैं हम लोग, टेस्ट का रिजल्ट निकालते हैं, तो आपको पता है ना एक चीज़ ऐसे क्या, कि यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है विषय का नाम। देखिए, पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे रहता है बच्चों का नाम, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे रहता है विषय का नाम, जैसे मैथ हो गया, और यहाँ पे हो गया फिजिक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, केमिस्ट्री। अब हम लोग क्या करते हैं कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, तो उसका मैथ में अगर 10 नंबर का टेस्ट हुआ है तो 9 नंबर आया, फिजिक्स में भी जो है मान लीजिए 8 नंबर आया, और केमिस्ट्री में जो है 7 नंबर आया, ऐसा मान लिए, ऐसा कुछ है। उसके बाद लक्ष्मण नाम का व्यक्ति है, इसका मैथ में मानते हैं 8 नंबर आया, 9 नंबर आया, और यहाँ पे भी इसका 8 नंबर आया। ठीक है, उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे राम लक्ष्मण हो गया। भरत नाम का कोई अगर आदमी है तो यहाँ से यहाँ 8 नंबर आया, यहाँ से 8 नंबर आया, और यहाँ से क्या आ गया, 9 नंबर आ गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये जो हम सजाए हैं, राम नाम का आदमी है जिसका मैथ में इतना है, तो ये जो आंकड़ा जो बताए हम, ये जो आंकड़ा बताए, इसमें से अगर हम संख्या को क्या करें, ये जो संख्या है इसको हम अगर साइड में लिखें ऐसे, तो नज़र आपको ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे ऐसे 9 8 7, फिर यहाँ आएगा 8 9 और 8, फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यह 8
8 और क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए यह संख्या का जो सजावट है, जो व्यू ऐसे होता है, व्यू है ना, व्यू का मतलब क्या होता है संरचना या सजावट। तो यह संख्या का जो सजावट है ये क्या है आयताकार है, क्या है आयताकार है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यह क्या है संख्या का व्यू है यानी रचना है और है कैसा आयताकार। तो आयताकार है, संरचना का मतलब क्या हो गया व्यू है, तो इसका नाम हो गया आव्यूह, यानी आ का मतलब हो गया आयताकार, अव्यूह का मतलब क्या हो गया रचना, यानी ऐसा रचना जो क्या हो आयताकार हो। तो यह जो संख्या का जो संरचना है, यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है वह कैसा संरचना है आयताकार है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया आव्यूह। अब यह अच्छा लगे, यह संख्या का जो आयताकार संरचना है इसको हम क्या बोले आव्यूह। अब भी अच्छा लगे इसके लिए लोगों ने क्या कहा कि इसको आप बड़का ब्रैकेट में क्या करो बंद कर दो, है ना। कोई लोग इसको बड़का ब्रैकेट में नहीं, बड़े वाले ब्रैकेट में नहीं, छोटा ब्रैकेट में भी इसको बंद करता है। तो ध्यान रखना है ब्रैकेट कोई भी बंद करें, इसका जो संरचना है ना छोटू, वह जो है वह आयताकार ही रहना चाहिए। तो आप इसको छोटका ब्रैकेट में ऐसे भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह आयताकार संरचना है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए आप इसको ऐसे एक सिंबल आता है, इसमें भी आप बंद कर सकते हैं, यह भी क्या है आव्यूह ही है। तो इसका आव्यूह नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह क्या है एक संरचना है, व्यू है, लेकिन यह संरचना कैसा है आयताकार है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आव्यूह, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको मैट्रिक्स। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ इसमें टर्मोलॉजी है, उसको हम लोग ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए तो यह क्या हो गया, यह आपका हो गया आव्यूह। क्यों, क्योंकि यह संरचना कैसा है आयताकार है, और संरचना को हम लोग बोलते हैं व्यू, और यह संरचना आयताकार है, इसलिए क्या हो गया आव्यूह। आव्यूह मैट्रिक्स, ऐसे देखो मैट्रिक्स ऐसे हो गया ना मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में ऐसे पढ़िए कैसे मैट्रिक्स, ऐसा हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए, और मैट्रिक्स जो है वह जिन जिन नंबर से मिलकर बना है यह सब हो गया अवयव। तो 9 8 7 8 9 यह सब जो है वह इस मैट्रिक्स का क्या हो गया अवयव हो गया। यह सब जो है 8 9 यह सब क्या हो गया अवयव हो गया। तो आप जान गए अवयव यानी एलिमेंट, अवयव और क्या हो गया इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे एलिमेंट हो गया। तो मैट्रिक्स जिन जिन चीज़ों से बना है, जो जो नंबर से बना है, यह क्या हो गया एलिमेंट हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें देखिए अभी अभी आपने पढ़ा था कि इस तरह का जो होता है लाइन उसको हम लोग क्या बोलते हैं रो। तो देखिए यहाँ से इस मैट्रिक्स में कितने रो है तो गिन लीजिए, ऐसे है देख लीजिए ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे दो कितना 3, यानी 3 रो है, एक यह वाला एक यह वाला और एक यह वाला, 3 रो हो गया। अच्छा ऐसे ऐसे खड़ा कैगो है कॉलम, तो ऐसे 1 2 और 3, इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 क्या है कॉलम है। चूंकि रो का पहला अक्षर आर होता है, इसीलिए रो का जो गिनती है हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, इसको बोलेंगे पहला रो, या शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं ऐसे R1 यानी पहला रो, है ना। जब भी रो को हम लोग गिनती करेंगे तो ऊपर से नीचे के तरफ, ठीक है 1 2 3, नीचे से ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। यह हो गया आपका रो 2 हो गया, और यह क्या हो गया रो 3। बात समझ में आ गया। चलिए अब कॉलम भी तो आप बोलिएगा सर कॉलम को कहाँ से गिनेंगे, तो बाएं से कि दाएं से, तो कॉलम को गिनना है प्यारे बच्चों कहाँ से बाएं से दाएं की तरफ। तो चलिए बताइए यह क्या हो गया, यह क्या है कॉलम है, जो रेखा खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम। तो यह कॉलम हो गया, तो यह हो गया फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे ऐसे, कॉलम का पहला अक्षर सी है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको कॉलम 1, इसको क्या लिखेंगे कॉलम 2, इसको क्या लिखेंगे कॉलम 3। तो आपने यहाँ से जाना कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसका परिभाषा तो आप जान गए कि संख्याओं के कैसा सजावट को, कैसा व्यू को, कैसे संरचना को, आयताकार संरचना को। तो यदि संख्या का संरचना यानी सजावट यदि आयताकार है, तो इसी संख्याओं के आयताकार संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं आव्यूह कहते हैं। आव्यूह नाम क्यों पड़ा, तो आ से हो गया आयताकार, आव्यूह से मतलब क्या हो गया उसका संरचना, तो आयताकार संरचना है इसलिए नाम क्या पड़ गया आव्यूह। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको मैट्रिक्स, ठीक है।
चलिए, आव्यूह जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह का अवयव हो गया। ठीक है, और बताइए इसमें रो और क्या होता है, कॉलम। तो यह हो गया फर्स्ट रो, यह हो गया सेकेंड रो, यह क्या हो गया थर्ड रो। और रो की जो गिनती हम लोग करेंगे वह ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। बात समझ में आ गया। और कॉलम की जो गिनती करेंगे वो बाएं से दाएं की तरफ। तो बताइए था, यह क्या हो गया फर्स्ट रो, यह क्या हो गया सेकेंड रो, यह क्या हो गया थर्ड रो। बस इतनी चिन्नी सी बात थी, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें। अच्छा, अब बताइए कि सर इसमें अगर एक और लाइन होता तो इस आव्यूह का जो साइज है अलग अलग होता, है ना। इसमें रो और ज़्यादा होता, कॉलम और ज़्यादा होता, तो इस आव्यूह का साइज क्या होता, अलग अलग होता। तो आव्यूह का साइज जब अलग अलग होगा तो उसको दिखाने के लिए हम लोग एक नया टर्म बनाए जिसका नाम है कोटि। इसको हम लोग क्रम भी बोलते हैं और इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। तो आव्यूह का साइज अलग अलग होगा, क्योंकि अगर कोई आव्यूह है जिसमें रो की संख्या इससे कम हो या ज़्यादा हो तो उसका साइज क्या हो गया, अगर कम होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, अगर अधिक होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आव्यूह का साइज अलग अलग होगा और आव्यूह का साइज अलग अलग है, तो साइज को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग एक नया टर्म बनाए हैं जिसका नाम है ऑर्डर और कोटि। ऑर्डर और कोटि क्या बताएगा, ऑर्डर कोटि, है ना, कोटि या क्रम, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, तो यह बताता है आव्यूह का साइज। तो यहाँ से हमने एक नए जो टर्म को पढ़ा, यह टर्म किसको व्यक्त करेगा, आव्यूह के साइज को, कोटि, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रम। इंग्लिश में क्या होगा, ऑर्डर। बात समझ में आया, ORDER, ऑर्डर। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो आप लोग जान गए मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स जिन जिन चीज़ों से मिल के बनेगा उसको अवयव कहते हैं। और मैट्रिक्स में रो क्या होता है, तो यह वाला लाइन रो हो गया, यह भी रो है, यह भी रो है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हो गया, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम हो गया। चूंकि किसी आव्यूह में कॉलम रो की संख्या ज़्यादा भी हो सकता है, रो की संख्या कम भी हो सकता है, तो ये मैट्रिक्स का जो साइज है यह अलग अलग होगा। और मैट्रिक्स के साइज को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग एक नया टर्म बनाए हैं जिसका नाम है कोटि, क्रम, या हम लोग इसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। ये ऑर्डर क्या बताएगा, मैट्रिक्स के साइज को। अब मैट्रिक्स के साइज को, ऑर्डर को कैसे प्रकट करेंगे, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यानी जो कोटि है उसको प्रकट करने के लिए हम ये जो मैट्रिक्स है, यह जो आव्यूह है, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बताओ तो छोटू लोग, कोटि यानी ऑर्डर को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आव्यूह में जो रो की संख्या है और कॉलम की संख्या का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, तो आव्यूह का ऑर्डर होता है रो की संख्या, ऐसे रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या, है ना, कॉलम की संख्या। जैसे ध्यान दीजिए, अगर किसी आव्यूह में कितना है, 3 रो है, तो रो की संख्या को हम लिखेंगे पहले। अब बाई क्या चीज, कॉलम की संख्या। अब सुनिए आराम से, जब भी हमको सारणिक का सारणिक नहीं, मैट्रिक्स है, तो जब भी हमको मैट्रिक्स और आव्यूह का ऑर्डर को व्यक्त करना हो यानी कोटि को व्यक्त करना हो, तो हम लोग रो की संख्या और कॉलम की संख्या को बताकर हम लोग आव्यूह के कोटि को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसमें जो रो की संख्या है उसको पहले बोलिएगा और फिर बोलिएगा बाई, और फिर क्या चीज, कॉलम की संख्या को बाद में। जैसे इसमें 3 रो है तो बोलेंगे यहाँ पे रो की संख्या 3 बाई कॉलम क्या है 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वह क्या हो गया, 3 बाई 3। तो यह जो मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है उसका ऑर्डर हो गया कितना, 3। अब बाई कितना, 3 बाई 3। अब इसको लिखेंगे कैसे, यह हो गया 3 बाई 3। हम लोग इसको पढ़ें, इसको व्यक्त करेंगे ऐसे, 3 क्रॉस क्या चीज से, 3 से, है ना। बाई के बदला क्या आ गया, क्रॉस। तो हम समझ जाएंगे कि इस मैट्रिक्स में 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। एक बात और से फिर से सुनिए, जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या कोटि लिखना हो, ऑर्डर या क्या चीज, कोटि, तो किसको व्यक्त करके करेंगे, तो मैट्रिक्स के रो की संख्या और कॉलम की संख्या। रो की संख्या को लिखेंगे पहले क्रॉस और फिर कॉलम की संख्या। पहले स्थान पर किसकी संख्या होगी, रो की संख्या, फिर क्रॉस होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाई, और फिर क्या होगा, कॉलम की संख्या। तो जब भी किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को व्यक्त करना हो तो रो की संख्या को पहले,
और कॉलम की संख्या को बाद में। अब बीच में क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 3/3 और लिखेंगे कैसे, 3x3। बात समझ में आ गया। तो जरा बताओ तो मुझे, मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि आपको व्यक्त करना हो तो रो की संख्या पहले की बाद में, बोलो जल्दी से, तो पहले होगा और कॉलम की संख्या बाद में होगा। इसको देखकर क्या लग रहा है, मैट्रिक्स में 3 गो रो है और 3 गो क्या है, कॉलम है। क्या ये बात समझ में आ गया। तो यह जो हम मैट्रिक्स कहते किसे हैं, यह बात पता चल गया आपको। और मैट्रिक्स जिन जिन चीज़ों से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह का अवयव बोलते हैं। उसके बाद इसमें यह वाला रो होता है, यह वाला कॉलम होता है। रो की गिनती ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं और कॉलम की गिनती बाएं से दाएं तरफ करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया। और मैट्रिक्स में रो कॉलम की संख्या अलग अलग होगा तो मैट्रिक्स का साइज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो साइज को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक नया टर्म बनाए हैं जो मैट्रिक्स के साइज को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, कोटि या फिर ऑर्डर। बात समझ में आ गया। ऑर्डर को लिखने के लिए मैट्रिक्स में रो की संख्या को पहले और कॉलम की संख्या को बाद में लिखकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जब भी ऑर्डर व्यक्त करना हो तो रो की संख्या को पहले और कॉलम की संख्या को बाद में। अब बीच में क्या रहेगा, क्रॉस। इसको पढ़ेंगे 3/3। क्या ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या किए, यहाँ पे एक रिजल्ट शीट बनाए, कितना कितना नंबर आया। इसमें हम देखें कि यह जो संख्याओं का सजावट है, जो व्यू है वह आयताकार है, इसको हम लोग आव्यूह बोले। बात समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से कहीं भी संख्याओं का सजावट यदि आयताकार रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह। अब देखो जरा, तुम लोग को जो मैट्रिक में मार्कशीट मिला था उसमें क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था लिखा हुआ सब में, है ना। उसके बाद संस्कृत था, उसके बाद आर्ट था, है ना। तो उसमें कितना कितना नंबर आया था और नंबर को उसमें से हटा के जब हम बनाएंगे ऐसे तो वह क्या बनेगा, आयताकार आकृति बनेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह। और आप क्लासरूम का रूटीन बनाते हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे में कौन कौन सी घंटी चलेगी, तो वह भी जो सजावट होता है वो क्या होता है, आयताकार होता है। तो वह भी क्या है, आव्यूह ही है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो आप यहाँ से आव्यूह का जो इंट्रोडक्शन है आपने अच्छे से पढ़ लिया और यह जान लिया कि आव्यूह कहते किसे हैं। तो संख्याओं के आयताकार सजावट को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसको हम लोग अवयव कहते हैं। आव्यूह में यह जो पहली लाइन ऐसे है, इसको रो, यह सब रो हो गया और ऊपर से नीचे की तरफ गिनती करेंगे, यह कॉलम हो गया। और आव्यूह के साइज को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, कोटि या ऑर्डर को। ऑर्डर लिखते वक्त जल्दी से बोलिए, पहले रो की संख्या और फिर कॉलम की संख्या को लिखकर क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। अगर किसी आव्यूह में 3 रो है 3 कॉलम है तो उसका ऑर्डर होगा 3/3 और उसको लिखेंगे कैसे, 3x3। क्या ये बात समझ में आ गया। तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यह चैप्टर का पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम काम की बातें करेंगे, आव्यूह का परिभाषा क्या होगा और इसमें ऑर्डर तो बता ही दिए सब कुछ क्या होगा। तो इसको अच्छे से लिखाकर आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, चलिए बच्चों, तो अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा उसको एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका जो परिभाषा वगैरह होता है हम बताएंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा कि इस तरह के आयताकार सजावट को आव्यूह कहते हैं, कन्फर्म है। इसमें जो जो नंबर से मिलकर आव्यूह बनता है उसका अवयव हो जाता है। यह वाला फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3 हो गया। और यहाँ से आव्यूह का जो ऑर्डर होगा तो पहले बोलेंगे रो की संख्या, अब बाई कॉलम की संख्या। तो आव्यूह का जो ऑर्डर हो गया 3/3। और एक बात याद रखना, आव्यूह के बगल में इसके ऑर्डर को लिखना जरूर ऐसे। तो लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे लिखना ऐसे। अगर 3 रो है तो रो की संख्या पहले और कॉलम 3 गो है तो कॉलम की संख्या बाद में। जब भी आव्यूह का ऑर्डर व्यक्त करेंगे तो आव्यूह के जस्ट यहाँ पे उसके ऑर्डर को डाल देंगे। ऑर्डर क्या बताएगा कि 3 रो और क्या है, 3 कॉलम है। अब देखो यहाँ से ये जो यहाँ पे 9 है, अब अधिक 9 जो क्या है, इस आव्यूह का ऑर्डर है, लेकिन किस रो या किस कॉलम में है। तो 9 जो अवयव है वह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो जो अवयव फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है उसको दर्शाने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, A11। A11 का मतलब यह हुआ, जैसे यहाँ आप क्या लिखे थे, रो की संख्या पहले और कॉलम की संख्या बाद में। यहाँ भी जो यह फर्स्ट है यह सूचित करता है रो की संख्या और यह क्या सूचित करता है, कॉलम की संख्या। मतलब यह बताता है A11, यह बताता है यह 9 है
और 9 जो अवयव है वह किस रो या किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में जो अवयव है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग यह वाला संकेत का यूज करेंगे। यह वाला संकेत का यह क्या बताएगा, तो यह A11 बताएगा जो अवयव फर्स्ट रो में है। यह 9 क्या है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो A11 भी सूचित करेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अवयव को। ये बोल रहा है कि ऐसा अवयव जो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में हो, इसका मतलब 9 को सूचित कर रहा है। अब बताइए यह 8 को सूचित करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, तो लिखेंगे A। अच्छा 8 किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो यहाँ 8 जिस रो में है उस रो की संख्या को डालेंगे पहले, और 8 किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, यहाँ डालेंगे A12। A12 क्या सूचित करेगा, तो वैसा अवयव जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है वैसे अवयव को सूचित करेगा। तो आपसे कोई पूछे कि A12 क्या सूचित करता है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो अवयव है उसको सूचित करता है। क्या ये बात समझ में आ गया। अब बताओ 7 को सूचित करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या हो गया A। 7 किस रो में है, तो 7 फर्स्ट रो में है, और किस कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में है। यानी 7 को सूचित करने के लिए हम लोग किस सिंबल का उपयोग किए हैं, A13। मतलब यह कहता है कि वैसा अवयव जो पहला रो या तीसरा कॉलम में है, तो पहला रो तीसरा कॉलम में अवयव कौन है, 7 है। यानी A13 किसको सूचित करेगा, 7 को। ठीक है। अब बताइए इसी प्रकार से यहाँ वाला जो ये अवयव 8 है इसको सूचित करने के लिए कौन सा सिंबल होगा, तो देखना पड़ेगा यह किस रो में है। तो 8 जो है वह थर्ड रो में है, तो लिखेंगे ऐसे A। जिस रो में है उस रो की संख्या, और जिस कॉलम में है उस कॉलम की संख्या। यानी फर्स्ट कॉलम में है तो क्या हो गया, A13। मतलब A13 यह सूचित करता है वैसे अवयव को जो तीसरा रो और पहला कॉलम में है। ठीक है। चलिए तो आप यहां से जरा बताइए यह A12 क्या सूचित करता है, A12 क्या सूचित करता है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में अवयव को सूचित करता है। तो फर्स्ट रो यानी क्या चीज, ऐसे फर्स्ट रो तथा सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो तथा सेकेंड कॉलम के अवयव को सूचित करता है। कॉलम के अवयव को क्या करता है, अवयव को सूचित करता है। बात समझ में आ गया। चलिए सूचित करता है, तो यह सब टर्म है, जान लीजिए। अब आपसे पूछे कि बताओ A54 क्या सूचित करता है, तो A54 सूचित करता है पांचवा रो और चौथा कॉलम में जो अवयव है उसको। तो लिखेंगे ऐसे फिफ्थ रो, ऐसे फिफ्थ रो तथा फोर्थ कॉलम के अवयव को सूचित करता है। मतलब जो अवयव पांचवा रो में है और चौथा कॉलम में है उसके अवयव को सूचित करेगा। तो फिफ्थ रो तथा फोर्थ कॉलम के अवयव को क्या करता है, अवयव को सूचित करता है, अवयव को सूचित करता है। बात समझ में आ गया। तो यहां से आप इस सिंबल का मतलब जान गए कि आव्यूह में यह वाला सिंबल जो है पहला रो और सेकेंड कॉलम में जो अवयव रहता है उसको सूचित करता है। और आव्यूह में यह वाला जो सिंबल है यह क्या सूचित करेगा, तो पांचवा रो और चौथा कॉलम में जो अवयव है उसको सूचित करेगा। जरा बताइए तो यह वाला सिंबल क्या सूचित करेगा, AIJ क्या सूचित करेगा, तो AIJ सूचित करेगा ith रो। ith वहां पांचवा था तो फिफ्थ हो गया था, यहाँ ith है, आई है तो ith रो तथा, जल्दी से बोलो, ith रो तथा jth कॉलम के अवयव को सूचित करता है। कॉलम के अवयव को क्या करता है, कॉलम के अवयव को सूचित करता है। तो जितना भी टर्मोलॉजी था वो सारे टर्मोलॉजी हम आपको अच्छे से बता दिए। अब शायद आपको याद हो गया होगा। आव्यूह किसे कहते हैं, अवयव क्या होता है, रो व कॉलम क्या होता है, आव्यूह का क्रम क्या होता है, उसके बाद यह वाला सिंबल जो है क्या सूचित करता है, आप सब जान गए। तो जब आप सारे इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से जान गए तो बिल्कुल ही आव्यूह बिल्कुल
आसान हो गया। ठीक है, अब हम इसके परिभाषा को जानेंगे, इसके ऑर्डर को ज्ञात करेंगे, वही जो पढ़े हुए थे वही सब चीज़ है ना, तो लिख के अब समझेंगे। तो इतना अच्छे से आप समझ गए, दिमाग में उम्मीद करते हैं चला गया होगा। तो चलिए अब हम लिख कर आपको बताते हैं डेफिनेशन वगैरह कहाँ से। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि आयु का जो है परिभाषा तो आप जान ही गए हैं, बट आप उसको लिखोगे कैसे, बात समझ में आ गया। आयु को फिर सूचित कैसे करेंगे, सारी बातें अभी हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपका यहाँ से उतारना शुरू करना है, पीछे वाले को समझना था, उसको उतारना नहीं था। अब यहाँ से आप उतारना शुरू करोगे कॉपी में। तो आयु क्या हो गया, मैट्रिसेस। अब देखो यहाँ से मैट्रिसेस जो वर्ड है ना, यह मैट्रिक्स का प्लूरल है। तो द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्लूरल मीन्स क्या, मैट्रिक्स जो शब्द है उसका बहुवचन क्या है, मैट्रिसेस है। इसको हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक नहीं मैट्रिक्स, है ना। आप 10वां क्लास वाला मैट्रिक नहीं समझिएगा, ये क्या है, मैट्रिक्स, और इसका प्लूरल क्या है, मैट्रिसेस। बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब आयु का परिभाषा क्या होगा, तो आपको पहले से पता है, संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास का मतलब क्या होता है, संरचना, सजावट, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे आयताकार का होता है इंग्लिश रेक्टेंगुलर, और क्रम विन्यास का अरे, ऐसे अरे, है ना। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसका मतलब अगर हम ऐसे कर दे साइड में, तो अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट का मतलब आप समझिएगा सजावट। बात समझ में आ गया। तो इसको अगर हम पढ़ें अच्छे से, तो संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास का मतलब क्या, सजावट। तो संख्याओं का आयताकार सजावट को आयु कहते हैं। तो वह जो संख्या है जिसको आप सजाए हैं, वह संख्या वास्तविक भी हो सकता है, वह संख्या सम्मिश्र भी हो सकती है। बात समझ में आ गया। तो सम्मिश्र संख्या हो या वास्तविक संख्या हो, यदि उसका सजावट क्या नजर आ गया, अगर आयताकार है तो उसको हम बोलेंगे आव्यूह। समझ में आ गया। व्यू का मतलब होता है रचना, और रचना कैसा हो, आयताकार, इसलिए आयताकार सजावट को हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह। ठीक है, चलिए आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, है ना, ABCD से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ से, यह क्या है, आव्यूह है ना। क्यों, क्योंकि संख्याओं का आयताकार सजावट है। अब आप जानते हैं, अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, यह हो गया फर्स्ट रो, यह हो गया सेकेंड रो, यह हो गया फर्स्ट कॉलम, यह हो गया सेकेंड कॉलम, यह हो गया थर्ड कॉलम। तो इस आयु का ऑर्डर क्या होगा, तो बताए थे आयु का जब ऑर्डर बोलना, तो रो की संख्या को हम लिखेंगे पहले और कॉलम की संख्या को बाद में। तो इस आयु का ऑर्डर हो गया, 2 रो है तो 2 बाई कॉलम कितना है, 3, यानी 2 बाई 3 लिखेंगे कैसे, 2 क्रॉस 3 से। जब भी ऑर्डर को व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर, बात समझ में आ गया, रो की संख्या को पहले और कॉलम की संख्या को बाद में। ठीक है, ये आप जानते हैं। और आयु को व्यक्त किससे किए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। तो यह जानकारी आपको प्राप्त हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्या होता है, वो तो आप जान ही गए, लेकिन लिखना है हम लोग को, पढ़ना है लिख कर। तो पहले इसको उतार लीजिए, तब फिर हम ऑर्डर पर चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आयु को समान रूप में कैसे प्रकट करेंगे, संक्षिप्त रूप में कैसे प्रकट करेंगे, वो सारी बातें आज हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आयु का ऑर्डर और क्रम के बारे में। तो ऑर्डर और क्रम के बारे में आप अच्छे से जान रहे हैं पहले से, तो बस सिर्फ हमको लिख कर आपको बता देना है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी आयु में m पंक्ति हो, यानी m रो हो और n कॉलम हो, तो जल्दी से बोलिए आयु का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो रो की संख्या पहले, यानी m, रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, तो आयु का ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। और उसको लिखेंगे कैसे, m क्रॉस n। ये तो पहले से आप जानते हैं, सिर्फ हम लिखा दिए, आपको नोट करना है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ यह आयु a है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें रो की संख्या को गिन लेंगे, उसको लिखेंगे पहले, कॉलम की संख्या को गिन लेंगे, उसको लिखेंगे बाद में। तो इस आयु का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ लिख दो। तो 1 2 3, 3 रो है और क्रॉस 2 कॉलम है, तो आयु का ऑर्डर हो गया 3/2। लिखेंगे कैसे, 3 क्रॉस 2। अब बताओ जरा इस आयु का ऑर्डर क्या होगा, फटाक से बोलिए। तो पहले गिन लीजिए रो कैगो है, तो 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 रो हो गया 3। अब बाई कॉलम कितना है, तो रो के बाद कॉलम लिखते हैं, तो 1 2 3 4 कॉलम हो गया। तो इस आयु का ऑर्डर क्या हो गया, 3/4। ठीक है,
चलिए अब बताओ छोटू, इस आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें कै गो रो है? एक ही रो है। अब कॉलम कै गो है? तो 1 2 3, 3 कॉलम है। अब बताइए तो अपने से इस आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा? तो 1 2 3 रो है और कॉलम कै गो है? एक ही गो है, यानी 3/1। तो आपको पता चल गया कि आव्यूह में हम लोग आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंट साइज का क्या होगा? अलग अलग साइज का आव्यूह होगा तो उसका ऑर्डर भी अलग अलग होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? और आव्यूह के ऑर्डर को लिखेंगे तो फिर कह रहे हैं रो की संख्या को पहले और क्रॉस कॉलम की संख्या पढ़ेंगे 3/2। बात समझ में आ गया? 3/2 क्या सूचित करेगा कि आव्यूह में 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, चलिए तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह को क्या करना, सामान्य रूप में और संक्षिप्त रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस समझ गए होइएगा, तो इसको अच्छे से उतार लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यदि m/n कोटि का आव्यूह हो तो उसको सामान्य रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। सामान्य रूप का मतलब क्या? बड़ा रूप में उसको कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग को एक आव्यूह बनाना है जिसमें m रो होना चाहिए। आपको पता है कि पहले अगर m है तो रो की संख्या m होनी चाहिए और n है तो कॉलम की संख्या जो है n होनी चाहिए। तो ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें रो की संख्या m हो और कॉलम की संख्या n होनी चाहिए। ठीक है, और बड़े फॉर्म में बनाना है समान रूप में। तो कैसे बनेगा? तो मान लेते हैं कि m/n कोटि का जो आव्यूह होगा ना वह क्या होगा? a होगा। चलिए अब लिखना है इस प्रकार से आव्यूह का रचना करना है कि उसमें रो की संख्या m हो और कॉलम की संख्या n होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बताइए यहां जो अवयव होगा वह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको व्यक्त कैसे करेंगे? तो अभी कहे थे कि जो अवयव फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में रहता है उसको सूचित करते हैं A11 से। तो याद होगा, तो यहाँ जो अवयव होगा यह होगा A11। यहाँ जो अवयव होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा? A12। क्या वो कॉलम चाहिए? n, तो ऐसा आंसर n गो होगा। फिर यहाँ जो अवयव होगा ना वह फर्स्ट रो और कैमा कॉलम तीसरा कॉलम। इस प्रकार से कॉलम क्या तक जाएगा? n तक जाएगा। लास्ट में डॉट 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 फर्स्ट रो एनमा कॉलम, यहाँ n आ गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब बताना है रो की संख्या m होनी चाहिए। तो यह फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो होगा तो क्या लिखेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ जो अवयव होगा यह होगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। अच्छा, यहाँ जो अवयव होगा ये बोलिए, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हो जाएगा। इस प्रकार से डॉट 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 क्या होगा? A2 और n हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बोलिए तो क्या होगा? यह हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम और डॉट डॉट थर्ड रो एनमा कॉलम। इस प्रकार से बोलिए था यह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कै गो कॉलम चाहिए? एम्मा कॉलम। तो इस प्रकार से डॉट 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 डॉट, बीच में ढेर सारा होगा और लास्ट में आएगा कौन सा? एम्मा कॉलम। तो होगा एम्मा कॉलम, सॉरी एम्मा रो। तो एम्मा रो अब पहला कॉलम, यह जो रो होगा एम्मा रो होगा, मतलब एम्मा रो हो गया। और यह जो अवयव होगा फर्स्ट कॉलम में, ऐसे आ गया। फिर बताइए यहाँ वाला एम्मा रो और दूसरा कॉलम तो आ जाएगा AM2। फिर बताइए एम्मा रो तीसरा कॉलम, डॉट डॉट एम्मा रो और एनमा कॉलम। क्या ये बात समझ में आ गया? अब बताइए था, गिनिए था, इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में कै गो रो है? तो 1 रो 2 रो 3 गो डॉट डॉट m रो है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/। कॉलम कै गो है गिनिए? तो यहाँ 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कै n कॉलम है। यानी मैट्रिक्स जो हो गया यह m/n कॉलम का समान फॉर्म में यह क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें यह क्या हो गया? फर्स्ट रो, यह हो गया सेकेंड रो, यह क्या हो गया? थर्ड रो। इसी प्रकार से बीच में बहुत सारा रो होगा और लास्ट में यह कैमा होगा? एम्मा रो। क्लियर है? चलो अब बताओ, यह हो गया फर्स्ट कॉलम, यह हो गया आपका सेकेंड कॉलम, यह हो गया थर्ड कॉलम। इस प्रकार से डॉट 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 यह हो जाएगा एनमा कॉलम। बात समझ में आ गया? अब आपको बताए थे कि यह जो आयताकार सजावट है इसको हम बड़का ब्रैकेट नहीं बंद कर सकते हैं, और नहीं तो बड़का ब्रैकेट इसका नहीं इस्तेमाल करना है तो छोटका ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, या नहीं तो आप यह वाला सिंबल भी डाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया?
ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, यह जो बड़ा सा जो यह जो m/n कोटि का जो समान रूप में आव्यूह है, बड़े फॉर्म में है, इसको छोटे फॉर्म में व्यक्त करना है। तो उसको व्यक्त करने के लिए पहले एक कहानी सुनिए, तब जैसे आपको सिखाए भी थे, बताए भी थे, क्लास में एग्जाम्पल दिए थे, वही एग्जाम्पल देके आपको सिखा रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने गए थे, तो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए वो गए थे, यानी पूरे भारत को एक अकेला आदमी सूचित कर रहा था। अगर वह उस भाषण में हार जाते, कोई बुराई हो जाती, तो पूरा भारत हार जाता। अगर वहाँ अच्छा किए तो पूरा भारत अच्छा हो गया, है कि नहीं है। तो वो एक अकेला आदमी पूरे भारत के जनसंख्या को क्या कर रहे थे, सूचित कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जब हम आव्यूह को छोटे फॉर्म में लिखेंगे, तो यह जितना भी अवयव है, इसके बदला इस सारे अवयव के बदला हम लिखेंगे क्या चीज, AIJ। क्या लिखेंगे, जैसे भारत के पूरे जनसंख्या के बदला एक स्वामी विवेकानंद थे ना, ठीक उसी प्रकार से यह जितना भी अवयव है, इस सब के बदला कौन काम करेगा, AIJ। तब इस आव्यूह को जब छोटा फॉर्म में व्यक्त करेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, देखिए यहाँ क्या होगा, देखो अथवा इस आव्यूह का कौन सा रूप, संक्षिप्त यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस आव्यूह को छोटा रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो छोटा रूप में यहाँ A है तो A रहेगा। देखो ना, बस हो गया, खत्म हो गया। इसको मिटा देते हैं, तुम लोग अच्छे से उसको उतारना। देखो यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि जगह बचे। अब यह जो बड़ा सा आव्यूह है, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म क्या होगा, तो A रहेगा, A रहेगा, A रहेगा, यह बड़का ब्रैकेट भी रहेगा। लेकिन मैंने कहा यह सब के बदला क्या आ जाएगा, एक अकेला आदमी, कौन, AIJ आएगा। तो यहाँ से हो गया AIJ, यहाँ m/n रहेगा ही, बस समझ आ गया। अब बताइए, यहाँ I का मान जो है, I का मान सूचित करता है रो को, तक कभी I का मान 1 होगा, कभी I का मान 2 होगा, कभी I का मान 3 होगा, कभी I का मान m होगा। तो बताइए I का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 1 से लेकर जहाँ तक रो है तक कहना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई I का जो वैल्यू है वह 1 से लेके m तक वैरी करेगा। J क्या सूचित करता है, कॉलम। देखिए J के स्थान पर कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी n होगा। तो जो कॉलम का जो J बताता है वो कॉलम की संख्या, और कॉलम की संख्या 1 से लेकर कहाँ तक, n तक जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे कॉमा देकर कि भाई J का जो वैल्यू है वह भी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, जल्दी से बोलो, 1 से लेके n तक जाएगा। अब बताइए, यह I का मान हो गया 1 से लेके m तक, J का मान हो गया 1 से लेके n तक, और I और J दोनों कैसा नंबर है, तो I का वैल्यू कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, J का भी वैल्यू कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, यानी I और J दोनों प्राकृत संख्या है। तो कहना पड़ेगा कि I और J जो है दोनों प्राकृत संख्या है। अब देखो तो, अब यह सब इस छोटे फॉर्म को जब तोड़ेंगे ना तो एक बड़ा फॉर्म आ जाएगा। कैसे, तो रुको, I का मान 1 डालो और J का मान बदलते जाओ। तो I का मान यहाँ 1 डालेंगे तो A1 हो गया, और J का मान 1 से लेके n तक डालो, देखो पहला रो का सभी अवयव आ जाएगा। देखो I का मान 1 डालो, 1 हो गया, J का मान 1 डालो तो A11 आ गया। J का मान बदलते जाना, I का मान फिक्स करके और J का मान बदलेंगे 1 से लेके n तक, तो पहला रो का अवयव आ जाएगा। देखो I का मान 1, J का मान 1 तो A11, J का मान 2 तो A12 E आ गया, J का मान 3 तो A13, J का मान n डालेंगे तो E आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब I का मान से J का मान पूरा हो गया तो फिर I का मान बदलेंगे, I का मान 2 डालेंगे तो I का मान 2 डालेंगे, फिर J का मान 1 से लेके n तक डालो, फिर E आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह छोटा वाला फॉर्म को यदि तोड़ेंगे तो क्या होगा, यह पूरा बड़ा वाला आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि m/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, यह जो बड़ा सा हो गया, यह समान फॉर्म हो गया, और यह क्या हो गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, है ना। यह पूरा का पूरा क्या हो गया, लिखना पड़ेगा ऐसे, A बराबर क्या चीज, बोलो, A बराबर AIJ m/n हो गया। I का मान कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके m तक, J का मान 1 से लेके n तक, और I और J दोनों कैसा नंबर है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक आध दो इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यह वाला जो समान फॉर्म में जो आव्यूह था ना छोटू लोग, प्यारे बच्चों, यह इसका कौन सा हो गया, छोटा फॉर्म हो गया, और ये छोटा फॉर्म का क्या हो गया, बड़ा फॉर्म हो गया। तो जब हम लोग परिभाषा करेंगे
तो वहाँ पे भाषा जब बड़ा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यह छोटे फॉर्म का वहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसको समझना भी है, नहीं तो बच्चे मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं और जहाँ जहाँ यह सिंबल आता है उसको लगता है क्या हो रहा है, तो आप पहले से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए आगे। हम इसको मिटा देते हैं, अब हम उसके बाद बताएंगे। अभी देंगे आव्यूह का रचना करने के लिए आपको समान फॉर्म में रचना करना है और किस फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए देखिए ठीक आ रहा है। चलिए, तो प्यारे बच्चों अभी जो आपने सीखा कि किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का समान फॉर्म आप लिख सकते हैं और उसी मैट्रिक्स को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी छोटा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल सेम टू सेम करवा रहे हैं। आपको क्या करना है, 3/2 कोटि के आव्यूह का रचना करना है, एक समान फॉर्म में मतलब बड़े फॉर्म में, एक क्या है छोटे फॉर्म में। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, अभी सिखाए थे आपको। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आव्यूह नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो सबसे पहले समान, देखिए समान रूप में इसको रचना हम लोग कैसे करते हैं, समान रूप में रचना कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। तो ए बराबर है, यानी आव्यूह में 3 रो होना चाहिए 2 कॉलम। तो आप बताइएगा क्या लिखेंगे समान रूप में। तो बताओ यहाँ पर जो अवयव होगा वह पहला रो पहला कॉलम में, और कॉलम की संख्या क्या तक जाएगा, 2 तक जाएगा, है ना। तो चलिए इसके बाद एक और आगे होगा, तो ए क्या होगा फर्स्ट रो और यह एलिमेंट सेकेंड कॉलम में होगा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, नहीं सर, क्योंकि यहाँ कॉलम 2 ही जाना है। कई बात समझ में आ गया। अब नीचे आइए, नीचे जाए कि नहीं जाए, तो आप कहिएगा सर कॉलम 3 गो है, आप तो अभी एक ही को किए हैं रो। अब सेकेंड रो में आएंगे तो लिखिए ए, यह जो अवयव होगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ क्या लिखिएगा, रो की संख्या पहले 2 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिखिएगा, बोलिए ए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। आगे बढ़े नहीं, आप कहिएगा सर कॉलम की संख्या 2 गो है तो 2 ही तक बढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर बोलिए रो क्या गो है, 3 गो, एक और होगा तो लिखेंगे यह जो एलिमेंट होगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो लिखेंगे 3 1। यहाँ क्या होगा ए 3 2 हो जाएगा। अभी बक्सा क्या करना है, बंद कर देना है। आपको सिखाए थे कि इस बक्सा के जगह पे आप छोटका ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब मैट्रिक्स है तो इसको ऑर्डर को यहाँ डाल देना। तो कितना है 3 रो और कितना कॉलम है 2 कॉलम। कई बात समझ में आ गया। तो 3/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, यह इसका क्या हो गया, समान रूप हो गया। अब छोटे फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको सिखाए थे। तो यह सब के बदला कौन काम करेगा, तो AIJ काम करेगा, है ना। तो देखो यहाँ से ऐसे हम लोग किए थे संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में। चलिए तो क्या बताए थे, ए बराबर क्या होगा, बोलो बोलो, ए बराबर तो ए ही होगा। यह बक्सा के बदला बक्सा ही रहेगा। लेकिन जैसे पूरे भारत के जनसंख्या को एक स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें जितना भी अवयव है पूरे जनसंख्या को एक अकेला AIJ सूचित करेगा। तो सब के बदला क्या होगा AIJ। यहाँ क्या हो गया 3/2। लेकिन कहना पड़ेगा आई का मान जो है कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होकर 3 तक जाएगा। तो कहना पड़ेगा कि आई का मान जो है 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, 3 तक, है ना, क्योंकि 3 रो है। और कॉलम का मान 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक। तो लिखिएगा जे का वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 तक। अब कहना पड़ेगा ना कि आई और जे का जो मान है प्राकृत संख्या होगा, तो साइड में लिख देंगे ऐसे, आई और जे का जो मान है वो क्या होगा, प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 3/2 कोटि का जो मैट्रिक्स है उसका ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, यह हो गया समान रूप, यह क्या हो गया इसका छोटा यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे या फिर जब थ्योरी करेंगे तो वहाँ पे बड़े वाले फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा। इसीलिए छोटा वाला फॉर्म है उसी से हम लोग काम चलाएंगे। इसलिए पहले से यह देखा हुआ होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस में भी होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हम बता दिए आपको, एक आपको खुद करना है और आप व्हाट्सएप नंबर हम दिए थे आपको, उस पर आपको बना के उसको भेज देना, हम चेक कर लेंगे। नहीं तो फिर जब क्लास ओपन होगा तो वहाँ पर आप चेक करा लीजिएगा। तो लिखिए एक क्वेश्चन इसमें। तो यहाँ पर ऐसा करो ना कि आप पहले इसको उतार लो, यहाँ पे सेम ही रहेगा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं और यहाँ पे आप 2/3 कर लेना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको जल्दी से
इसको उतार लीजिए, एक क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे आयु में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप ये सब चीज़ दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ चुके होइएगा कैसे, तो आप फोकस करते हैं, देखना कितना आसान है। जैसे यदि किसी आयु का ऑर्डर m/n है तो अवयवों की संख्या mn कैसे हो गया, है ना। देखो यहाँ जैसे मान लो कि यह a बराबर क्या है, कोई आयु है जिसमें ऐसे 2 3 4 5 6 7 है ना। अब बताइए एक लाइन में 3 एलिमेंट है, ऐसा 2 लाइन है, तो आप लोग पढ़े 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस आयु का ऑर्डर क्या हो गया, इस आयु का ऑर्डर हो गया 2/3। अब ध्यान दो, यहाँ इसमें अवयवों की संख्या 6 है, और इसको ऑर्डर को भी गुना करेंगे तो क्या आता है, 6 आता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि एक लाइन में अगर 3 एलिमेंट है और ऐसा 2 लाइन है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यदि किसी आयु का ऑर्डर 2/3 है तो इस ऑर्डर के गुना करने से जो नंबर आता है वह नंबर और कुछ नहीं, इस आयु में अवयवों की संख्या को बताता है। तो क्या यहाँ हम सही लिखे ना, यदि आयु का ऑर्डर m/n है तो m और n को गुना करने से जो वैल्यू आएगा वो क्या बताएगा, आयु m/n में अवयवों की संख्या। अच्छा बताओ जरा, यहाँ आयु का जो ऑर्डर होता है ना, जो रो की संख्या होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं, जैसे 1/2 3/2 नहीं होगा, है ना। जैसे कहेंगे कि 1.5 लाइन है, 3.5 लाइन है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो उस प्रकार से रो की जो संख्या होगी या तो हमेशा 1 2 3, कभी हाफ, कभी 1.5, कभी 3.5 नहीं होगा। इसलिए कहना जरूरी है कि यहाँ m और n जो है यह रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। और हम आपको इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि यदि आयु का ऑर्डर दिया हुआ है तो पूछेगा अवयवों की संख्या, तो आप क्या कीजिएगा, आयु के ऑर्डर को गुना कर दीजिएगा तो अवयवों की संख्या आ जाएगा। अब उल्टा क्वेश्चन करेगा, अवयवों की संख्या देगा, अब पूछेगा संभव कोटि कितना है। और तीसरा जो नया क्वेश्चन जो बनने वाला है वह है कि बोल देगा कि आयु में इतना अवयव है तो डिफरेंट कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो यह थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन हो गया, उसका भी चर्चा हम करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो कि यदि किसी आयु का ऑर्डर दिया हुआ है तो ऑर्डर को गुना करने से जो नंबर आता है वो बताता है आयु में अवयवों की संख्या को। बात समझ में आ गया। तो यह वाले फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस आयु में कितना है, 2 रो 3 कॉलम है, तो ऑर्डर गुना करो 6 आ गया, इसका मतलब इस अवयव इसमें क्या गो है, 6 गो है। गिन के आप देख सकते हो 6 है। क्या ये बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा पूरे अच्छे तरीके से और कि आयु का आविष्कार कैसे हुआ, आयु का यूज़ क्या है, आयु पढ़ना क्यों इंटरेस्टिंग और क्यों ज़रूरी है वो आपने पढ़ा। और हमारे आसपास में आयु जैसा आकृति दिखता है, लेकिन हम लोग अब जानने लगेंगे कौन सा आयु है कौन सा नहीं है। अब आप देखकर पकड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने कि आयु का परिभाषा क्या होता है, आयु का परिभाषा आयु क्यों पढ़ा, क्योंकि व्यू का मतलब क्या होता है, संरचना, और संरचना क्या है, आयताकार, इसलिए आयु, आ का मतलब आयताकार, व्यू का मतलब संरचना, इसलिए नाम क्या पड़ गया, आयु। सारी बातें आपने अच्छे से किया। इसमें जो टर्म यूज होता था अवयव था, उसके बाद इसमें रो व कॉलम क्या है, और आयु डिफरेंट साइज का होगा। तो साइज को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन किए थे जिसका नाम था ऑर्डर। अलग अलग साइज का है तो सबका ऑर्डर अलग अलग होगा, कैसे प्रकट करते हैं, ये सारी बातें पूरे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको बताया गया है। तो आज का क्लास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। हम लोग डिफरेंट टर्मोलॉजी को जाने समझे। अभी बिल्कुल इतना पढ़ने के बाद यह चैप्टर बिल्कुल चिंदी सा लगेगा आपको, बिल्कुल आसान सा। फिर हम इस आसान सा चैप्टर की शुरुआत अगले एपिसोड में करेंगे और आप यहीं तक पढ़िए आज, ठीक है। तो चलिए पूरा इस तरह से ख़त्म हो गया। आप इसको नोट कर लें और क्लासरूम में जो पढ़े थे वो भी आपको पढ़ाए थे वो भी आपके पास नोट होगा, तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें आपको सीखने को मिला वो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगले क्लास में हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।